हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, आपने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा। मुथूट फाइनेंस आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन कैसे? सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कि स्टॉक कैसा है। दूसरा हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपको स्टॉक किस तरह से करोड़पति बना सकता है, आखिर रीजंस क्या हैं। तीसरे हम बात करेंगे स्टॉक को किस तरह से बाय करना है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपको प्रॉफिट हो शेयर मार्केट में। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि मुथूट फाइनेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी है, 45,407 करोड़ मार्केट कैप है। उसके बाद करंट प्राइस चल रहा है 1132 का। हाई लगाया था 1406 का एक साल के अंदर, और लो लगाया था 477 का। स्टॉक का पी है 13.0, बुक वैल्यू है 336 और डिविडेंड यील्ड है 1.33%। आर ओ सी है 16.0%, आर ओ ए 29.1% और फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आर ओ सी आर ओ ई 30% के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तक यहाँ पे देख सकते हैं आर ओ ई आपको 30% के अप्रॉक्स मिल रही है, 29.1% मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आप आर ओ सी कम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फाइनेंस कंपनीज होती है, जो बैंकिंग होती है, उनकी आर ओ सी और आर ओ ई आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि उनका बिजनेस एक अलग तरीके से चलता है। उनका बिज़नेस ऐसे नहीं चलता कि भाई माल उठाया और बेच दिया, इस तरह से नहीं चलता। उनका बिज़नेस लोन पे चलता है, तो उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, इसलिए उनका आर ओ सी और आर ओ ई इतना ज़्यादा 30 के अप्रॉक्स नहीं मिल पाता। 20, 15, 10 के आसपास सही माना जाता है। इनकी डिपेंडेंट करती है ग्रोथ के ऊपर सब चीज़, कि इनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दो डिविडेंड यील्ड 1.33% है। 1% के अबव डिविडेंड यील्ड अच्छी मानी जाती है, इसकी 1.33% है, यानी कि यहाँ पे तो ये कंपनी खरी उतर रही है इस जगह पर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। आप सकते हैं कंपनी ने सेल्स की हैं मार्च 2020 में 2020 तक 9,684 करोड़ की। अगर मैं कंपेयर करूँ मार्च 2015 से, ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे हो रही है। यहाँ पे देखते हैं मार्च 2015 में थी 4,336 करोड़ की। मार्च 2016 में हो गई 4,936 करोड़ की। उसके बाद 5,000 करोड़ अप्रॉक्स हो गई। उसके बाद 6,700 करोड़ अप्रॉक्स हो गई। 7,500 करोड़ अप्रॉक्स हो गई। 9,600 करोड़ अप्रॉक्स हो गई। उसके बाद जो ये 2020 चल रहा है दोस्तों, हर कंपनी की हालत ख़राब है, आपको पता है। हर कंपनी की सेल्स गिरी हैं इस 2020 में, लेकिन यहाँ पे सकते हैं इसकी इसमें भी सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी। इसकी सेल्स हुई 10,644 करोड़ की। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,226 करोड़ का था मार्च 2015 में, जो कि आगे हो गया मार्च 2020 में 7,477 का। और बात करें दोस्तों टीटीएम, यानी कि जो ये सितंबर चल रहा है, सितंबर तक के क्वार्टर की, 8,399, यानी कि कंटिन्यूस बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कोई पेंडेमिक का यहाँ पे असर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई भी पेंडेमिक का हमें ऐसा असर दिखाई नहीं दिया। कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2015 में था 1,029 करोड़ का, जो कि आगे हो गया मार्च 2020 में 4,260 करोड़ का। और बात करें इस पेंडेमिक वाली ईयर में, देखते हैं 4,677 करोड़। कोई इम्पैक्ट नहीं पेंडेमिक का। पेंडेमिक होगा दूसरी कंपनीज के लिए, इसके लिए पेंडेमिक नहीं था। नेट प्रॉफिट था 2015 में 671 करोड़ का, जो कि मार्च 2020 में हो गया 3,138 करोड़ का। और उसके बाद पेंडेमिक वाले ईयर में हो गया 3,462 करोड़ का। यानी कि कंटिन्यूस बढ़ोतरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी देखते हैं आपको। 16.86 का था, 78.25 का हो गया, यहाँ पे 86.31 का हो गया। यहाँ पे भी कंटिन्यूस कंपनी को बढ़ोतरी दिख रही है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है पेंडेमिक के बावजूद भी। दोस्तों बात करें कंपनी के रिजर्व के बारे में कि रिजर्व कितना पड़ा है यहाँ पे 13,000 करोड़ रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि 4,000 करोड़ से 2015 से बढ़ता हुआ ही आ रहा है कंटिन्यूस। और अब आके हो गए 13,000 करोड़। यहाँ पे आप सकते हैं 13,000 करोड़ हो गया है। बोरोइंग दोस्तों 46,000 करोड़ की है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में बोरोइंग इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। उनकी बोरोइंग ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई मैंने आपको जैसे बताया आर ओ सी और आर ओ ई में भी ऐसी होता है कि इनका लोन के ऊपर डिपेंडेंट चलता है, लोन देते हैं लोग, तो इनका कुछ अलग ही
पैटर्न चलता है बोरोइंग में और आरओजी और आरओई में, इनका बाकी कंपनीज की तरह नहीं होता। इसके बाद बात करूं दोस्तों मैं टोटल एसेट के बारे में। टोटल एसेट में दोस्तों 26,996 करोड़ के थे, जो कि आगे 2020 में 61,965 करोड़ के हो गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 3 गुना बढ़ गए हैं, देख सकते हैं 3 गुना बढ़ गए हैं। यानी कंपनी ने यहाँ पर भी एसेट में भी कंटिन्यूस जंप दिखाई है, कोई भी एसेट में कमी नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बैंक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास है 73.40%, एफआई के पास है 13.92%, डीआई के पास है 7.71% और पब्लिक के पास है 4.97%। यानी पब्लिक के पास देखिए सिर्फ 4.97% है। बाकी तो ये बड़े बड़े लोग प्रमोटर्स, एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स, डीआईआई वगैरह सब लोग दबा के बैठ रखे हैं बढ़िया करके शेयर को कि भैया छोड़ेंगे ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंपनी के अंदर। इतने बड़े बड़े लोगों ने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे लेके बैठे हैं। 13.92% एफआईए लेके बैठे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, बहुत ज़्यादा परसेंट होती है 13.92%। और प्रमोटर्स डीआईआई पब्लिक के पास बचा है सिर्फ 4.9%, 4.97%। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी दबोच लो, पर मैं आपको रीज़न बताऊँगा किस तरीके से क्या करना है, वो पूरा भी आगे देखेंगे वीडियो में। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ स्टॉक कितना भाग चुका है, तो आप सकते हैं स्टॉक एक हफ्ते के अंदर -4.50% रिटर्न दे रहा है। यानी कि एक हफ्ते में तो स्टॉक फ्लैट है, ठीक है। 4% के अप्रॉक्सीमेटली 4.5% के अप्रॉक्स यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 1 मंथ के बारे में, तो 6% के अप्रॉक्स फ्लैट है। मैंने कंपनी का फंडामेंटल आपको दिखा दिया कितनी बेहतरीन कंपनी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि भैया पब्लिक बेचे तो हम भी बेचेंगे। इसका मतलब ये होता है, आपने वॉरेन बफेट की बात सुनी होगी, जब पूरी दुनिया किसी स्टॉक को बेच रही हो और स्टॉक बेहतर हो तब बाय करना चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 1 ईयर की बात करते हैं। 1 ईयर में 66.04% पॉजिटिव रिटर्न, यानी कि बेहतरीन। एक साल के अंदर मैंने उसको अब बताया 2020 में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक एक साल के अंदर इसी साल पेंडेमिक में ही 66% का पॉजिटिव चला गया। कंपनी तो अभी तक अपने उस प्राइस पे नहीं पहुंच पाई, ये तो भाग गया उससे ऊपर भी, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी स्टॉक को यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद मैं बात करूं कंपनी का 5 साल की परफॉर्मेंस, यानी 5 साल में स्टॉक ने कितने रिटर्न दिया सकते हैं 522.32%, 522.32%। यानी कि साफ साफ अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया, 1 लाख, दोस्तों अब तक बन गया होता आपका वो 6,22,000, 6,22,000। देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न दिया यहाँ पे कंपनी ने। स्टॉक कैसे भागा यहाँ देखते हो आप, स्टॉक में सीधा 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 ऊपर की ही रैली दिखाई है, हल्का सा यहाँ पे नीचे गया, वैसे ऊपर ही था पूरा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए देखो स्टॉक पिछले 5 सालों से लगातार भाग रहा है घोड़े की तरह यहाँ पे आप। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसे कंपेयर करूँ सेक्टर से, ये देखने के लिए भाई स्टॉक महंगा या सस्ता है सेक्टर से। सेक्टर का पी है 25.35% और कंपनी का पी है 14.46%। यानी कि सेक्टर से तो सस्ता मिल रहा है, सेक्टर से महंगा नहीं है, यानी कि सेक्टर से ऊपर नहीं भागा, सेक्टर से नीचे ही है अभी। पीबी रेशियो की बात करूँ कंपनी का 3.78 और सेक्टर का पीबी रेशियो 2.20। दोस्तों पी रेशियो दर्शाता है कि स्टॉक महंगा या सस्ता, तो आप सकते हैं स्टॉक अभी कम सेक्टर से सस्ता मिल रहा है, यानी कि सेक्टर से ज़्यादा नहीं भागा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड दोस्तों आपको ऊपर जाता दिखाई देगा। 2017 से लेकर 2020 तक सिर्फ ओप्पो ऊपर की दे लिया। 5.94 थाउजेंड करोड़ की सेल्स की थी 2017 में, जो कि आकर 2020 में हो गई 9.71 थाउजेंड करोड़ की। प्रॉफिट किया था 2017 में 1.20 थाउजेंड करोड़ का, आके हो गया 2020 में 3.14 थाउजेंड करोड़ का। यानी कि हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस, चाहे रिवेन्यू हो और चाहे प्रॉफिट, दोनों जगह कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म करके यहाँ पे हमें दिखा दिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कंपनी क्या काम करती है। कंपनी भैया आपसे सोना लेती है और आपको लोन देती है। लोन कितना देती है 75%, जो आपका गोल्ड होगा उसका 75% आपको लोन के अमाउंट दे देती है कंपनी, 75%। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी को किसी भी तरीके का लॉस नहीं है। भाई गोल्ड लिया और आपको क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। यानी कंपनी को भैया पहले यहाँ पे सोना रखो उसके बाद लोन लो, ठीक है। तो यानी कंपनी को यहाँ पे किसी भी तरह का एनपीए वगैरह झेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दोस्तों कंपनी को सिर्फ एक जगह थोड़ा सा नुकसान होता है, सिर्फ एक जगह, वो तब जब सोने के भाव गिरते हैं, जब गोल्ड गिरता है। मान लो 50,000 गोल्ड चल रहा था, किसी ने लोन लिया 75% अमाउंट दे दी, गोल्ड चला गया 40,000,
तो उस वक्त कंपनी को लॉस होता है कि भैया गोल्ड के रेट ही गिर गए, जो गोल्ड गिरवी रख के गया था उसके रेट ही गिर गए, तो उस वक्त कंपनी को लॉस होता है। वैसे अगर कंपनी ने किसी को गोल्ड लोन दिया है, उसके बाद उसके प्राइस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट होता रहता है कंटिन्यूस। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कितना परसेंट लोगों के पास गोल्ड यहाँ पे रिजर्व है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हाउस होल्ड इन इंडिया मे हैव पिल्ड अप अराउंड 24,000 to 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, रिमेनिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ प्रीशियस मेटल। देख सकते हैं इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, मतलब लोगों के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। इंडिया के लोगों के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड है। और दोस्तों आपको दूसरी बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आसानी से लोन मिलता है वो होता है गोल्ड लोन। आप कहीं पे लोन लेने जाओगे भाई, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर आप गोल्ड लोन लेने जाओगे मुथूट फाइनेंस में या कहीं पे भी आप जाओगे, वहाँ पे गोल्ड दोगे और आपको सीधा लोन दे देंगे। कुछ थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बाकी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, मिल तो जाता है पर लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन यहाँ पे आराम से यहाँ पे लोन हमें मिल जाता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं टॉप है, लोगों के पास लार्जेस्ट होल्डर हैं गोल्ड के। तो यानी कि लोगों के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर लोन चाहिए तो आराम से मिल जाएगा, कंपनी भी है, आराम से लोन भी मिल रहा है, और सोना लोगों के पास है भी उस हिसाब से, ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ क्या भाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी को लॉस होता है जब सोने के दाम गिरते हैं, गोल्ड के दाम गिरते हैं, तब कंपनी को लॉस होता है। तो क्या भाई गोल्ड के दाम गिरते हैं कभी? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों गोल्ड के रेट्स। अगर मैं गोल्ड के रेट्स की बात करूँ 1925 में, दोस्तों आप देखते हैं 1925 में, जूम कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी ब्लर फोटो है, ठीक है, आप इसको 720 पिक्सल में वीडियो को करिए, उसके बाद आपको शायद क्लियर यहाँ पे दिख जाए। 925 में 18.75 रुपीज़ का 10 ग्राम, 10 ग्राम गोल्ड था। 18 रुपीज़ 75 पैसे का 10 ग्राम गोल्ड था 1925 में। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ 1950 की, यहाँ सकते हैं 1950 की, 1950 में हो गया 99.18 पैसा, 99.18 पैसा, यानी कितने ज़्यादा यहाँ पे जंप दिखाई गोल्ड ने। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 25 साल आगे, मतलब 25 साल का गैप लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ पे बाकी भी दे सकते हैं, 25 साल का गैप लेके चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 1975 की, क्या कहते हैं 1975 में हो गया 540 रुपये, यानी कि सीधा सीधा 99 रुपीज़ से 540 रुपये, कितना ज़्यादा है, 5 गुना बढ़ गया रेट 25 साल के अंदर। उसके बाद दोस्तों 1975 के बाद बात करूँ 2000 यानी कि 2000 की, तो हो गया 500 रुपये से सीधा 4400, 8 गुना की जंप दिखा दी, 8 से 9 गुना की जंप दिखा दी। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 2019, क्योंकि भैया 2025 तो आया नहीं है, तो 2019 की बात करूँ तो हो गया वो 40,000, यानी कि 10 गुना की जंप दिखा दी। आप मेरे को यहाँ पे बता दो कि कहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस आपको गिरते हुए नज़र आए। अगर कहीं पे भी आपको गोल्ड के प्राइसेस गिरते हुए नज़र आए हो तो मुझे बता दो, मैं बोल दूंगा कि हाँ भैया कंपनी लॉस में जाएगी। गोल्ड के प्राइस कभी नहीं गिरते। आज 2019 में 40 था और 2020 चल रहा है, 2020 के हालात देख लो, 50 चल रहा है, ठीक है, सबको पता है 50 चल रहा है। 40 था 2019 में, एक साल के अंदर ही वो 50 हो गया। आने वाले सालों में क्या गोल्ड के प्राइस गिरेंगे? कभी नहीं गिरेंगे। कितना गोल्ड है इंडिया के पास? बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ पे कंज्यूम करके बैठे हुए हैं, लोगों का भी पैसे की जरूरत है, तो लोग क्या करेंगे, आसानी से, सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा लोन मिलता है? गोल्ड लोन मिलता है। सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है? मुथूट फाइनेंस कंपनी है। परफॉर्मेंस कैसी है? बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो आप बताओ कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे नहीं देगी? अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी कंपनी, आने वाले टाइम पे भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। वो मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए। देखो गोल्ड कैसे बढ़ा, किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ आ रहा है, कंपनी क्या काम करती है, सब बता दिया दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे बताऊंगा किस तरीके से खरीदना है। कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही उठा के करोड़ रुपए लगा दिए, नहीं, कैसे खरीदना है वो भी बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद दोस्तों आपको एक न्यूज़ और दिखा देता हूँ मैं, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, वो भी इस कंपनी की एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़। और वो है दोस्तों मुथूट फाइनेंस बजाज अलायंस इज टाई अप फॉर गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस। मुथूट फाइनेंस और बजाज अलायंस अब टाई अप कर लिया है, गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस करेंगे ये।
गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस करेंगे। यानी कि यहाँ पे दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। बजाज अलायंस भी बहुत बड़ी कंपनी है और बजाज फाइनेंस भी, दोनों बहुत बड़ी कंपनी है और दोनों ने टाई अप कर लिया है। यानी कि एक बहुत ही तगड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे। ये दोनों मिलकर गोल्ड ज्वेलरी का इंश्योरेंस करेंगे, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है और आने वाले टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। यानी कि कंपनी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें साथ देगी। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि कंपनी को किस तरह से शेयर किस तरह से बाय करना है। दोस्तों हम आ गए कंपनी के चार्ट पे और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक चल रहा है इस वक्त 1133 रुपये का। इसमें 1133 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों नीचे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड लाइन, यह है 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज 1011 रुपीज़। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई कोई भी स्टॉक हो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास खरीदो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। जो इसका निकल कर आ रहा है 1011 रुपीज़, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों अगर कोई कंपनी अच्छी है ना और अपने 200 मूविंग एवरेज तक नहीं आ पा रही, तो आप क्या करो, और लेनी भी है भाई, हो सकता है आगे बहुत ज़्यादा रन हो जाए, 1400 चला जाए, 1500 चला जाए, लेनी भी है, तो किस तरह से बाय करना है वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, किस तरह से आपको बाय करना है स्टॉक को। यहाँ पे आप देखते हो दोस्तों, रिसेंटली स्टॉक ने लगाया था हाई 1250 से, 1200 से भी, 1250 से 1280 के अप्रॉक्स चला गया था स्टॉक रिसेंटली। कब यहाँ पे देखते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 1280 के अप्रॉक्स चला गया था 12-13 नवंबर के अप्रॉक्स, ये 1280 के अप्रॉक्स चला गया था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और 1133 रुपये चला गया, नीचे की तरफ आ गया। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें आपको धीरे धीरे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। बाय ऑन डिप, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी स्टॉक को छोड़ देना, 200 मूविंग एवरेज पे नहीं आया तो भैया मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक खरीदना है, कैसे खरीदना है, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप, कोई लॉस नहीं होगा, किसी तरीके का भी कोई भी लॉस नहीं होगा। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरीके से आपको बाय करना है। मान लो आपने 1133, ठीक है, 1133 क्या, मैं 1150 लेके चलता हूँ, ठीक है, आपने 1150 में स्टॉक खरीदा। स्टॉक कैसे, मान लो आपने 10 क्वांटिटी खरीदनी है, 10 क्वांटिटी, ठीक है, तो आप कैसे खरीदेंगे, 2 क्वांटिटी खरीदो 1150। 1150 नहीं खरीदना, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, खरीदना आपने 1133 पे ही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 1133 पे खरीदिए 2 क्वांटिटी, ठीक है, मैं आप 1133 लिख देता हूँ, मैं चल रहा आप कन्फ्यूज़ हो गए, 1133 पे, ठीक है, 1133 पे इसकी क्वांटिटी बाय करनी है आपको, सिर्फ दो क्वांटिटीज़ को आपकी बाय करनी है। ये सिर्फ एग्जांपल है, 2 क्वांटिटी का, हो सकता है आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी हो तो आपको 20 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है। अगर आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है टोटल, तो यानी कि आपको 200 क्वांटिटी बाय करनी है 1133 के रेट पे, ठीक है। उस हिसाब से है, अगर आपको 10 क्वांटिटी बाय करनी है, मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ कि 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी में आपको 2 क्वांटिटी बाय करनी है 1133 के रेट पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप सकते हैं लास्ट कैंडल जो बनी है ना दोस्तों, वो भी यहाँ पे देखिए बुल हावी हो रहे हैं बियर्स पे। यहाँ पे देखते हैं नीचे जो इसकी जो नीचे इसकी पूंछ बनी है कैंडल की, यहाँ पे देखते हैं पूंछ बनी है कैंडल की, यानी कि यहाँ पे बुल्स हावी हो रहे हैं बियर के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि आपको 1133 पे आपने 2 क्वांटिटी खरीद ली, उसके बाद आपको गैप लेके चलना है। कितना गैप लेके चलना है, 50 रुपये का रख लो, ठीक है, 50 रुपये का गैप रख लो, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट 2 क्वांटिटी कब बाय करनी है, जैसे स्टॉक आएगा 1075 पे, 1075 दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है, 1133 पे 2 क्वांटिटी, 1075 पे 2 क्वांटिटी, 1133 पे 2 क्वांटिटी, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 2 खरीदनी है या 20 खरीदनी है, जितनी आपकी टोटल उस हिसाब से डिवाइड कर लेगा। 1133 पे 2 क्वांटिटी, 1075 पे 1075 पे 2 क्वांटिटी और, ठीक है। उसके बाद 2 क्वांटिटी 1050, 1050, ठीक है, 6 क्वांटिटी हो गई टोटल आपके पास इस वक्त, ठीक है, 1050 पे। उसके बाद 2 क्वांटिटी और कब, 1025 के रेट पर, 1025, ठीक है, 1025। उसके बाद 2 क्वांटिटी 1000 पे रेट पे, यानी कि 1000 रुपये पे, ठीक है, 1000 रुपये पे, यानी कि आपकी हो गई पूरी 10 क्वांटिटी। दोस्तों अगर ये 1000 से नीचे चला गया, ठीक है, मान लो 950 चला गया, 900 चला गया, 850 चला गया, घबराना नहीं, 2 क्वांटिटी और बाय करना, 2 क्वांटिटी और बाय करना, 50 का गैप रख लेना तब,
ठीक है भैया, अब तो 10 हो गई थी, मेरा 50 का गैप रखूंगा कि अब भैया 950 हो जाएगा तो 2 खरीदूंगा, फिर 900 जाएगा तो 2 और खरीदूंगा, 800 जाएगा तो 2 और खरीदूंगा। ठीक है, इस तरह से गैप रख लेना, गैप यानी कि बढ़ा लेना, पर क्वांटिटी बेचना नहीं। स्टॉक नहीं जाएगा तो क्वांटिटी बेचना नहीं है, क्वांटिटी ऐड करना। ठीक है, इस तरह से आप स्टॉक को कलेक्ट करो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना के। ठीक है, बाय ऑन डिप करो। मान लो आपने बाय करनी थी 10 क्वांटिटी, सिर्फ आपने 10 क्वांटिटी इसकी रखनी थी, भाई नीचे जाता रहा, आपके पास टोटल इकट्ठी हो गई 20 क्वांटिटी। ठीक है, स्टॉक खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, स्टॉक वापस भागेगा, वापस 1500 हाई लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने खरीद ली 20 क्वांटिटी, खरीदनी सिर्फ कितनी थी, 10 क्वांटिटी। आपको पता है पोर्टफोलियो का 10% पर कंपनी को देना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना चाहिए, स्टॉक आपको अपने पैसे को डिवाइड करना चाहिए। मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ आपको अपने पैसे को डिवाइड करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप डिवाइड कर सको। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है स्टॉक्स के अंदर। डाइवर्सिफिकेशन कि भैया थोड़ा पैसा एफएमसीजी में लगा दिया, थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी में लगा दिया, थोड़ा पैसा बैंकिंग में लगा दिया, थोड़ा पैसा किसी और में लगा दिया। इस तरह से हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, और पर स्टॉक को, पर कंपनी को सिर्फ 10% देना चाहिए अपना। 10% मतलब अपने पोर्टफोलियो का 10% एक कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंपनी में सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने खरीद ली 20 क्वांटिटी, लेने कितनी थी, सिर्फ 10 क्वांटिटी। अब क्या करना, अब आपका एवरेज ना बहुत बढ़िया आ गया होगा, जब आपने 800 में बाय कर लिया, लास्ट जाके लास्ट 800 तक गया, उसके बाद स्टॉक वापस जाएगा ऊपर, आपका एवरेज बहुत बढ़िया आ गया होगा। जैसे ही आपको मिलेंगे 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, 20-25% रिटर्न मिल गए ना, वो 10 स्टॉक बेच दो और 10 रख के रखो। 20 हो गए ना अगर आपको पास इकट्ठे, तो उसमें से बोल रहा हूँ 20 टोटल हो गए, खरीदने कितने, सिर्फ 10, यानी कि 10 एक्स्ट्रा हो गए। 10 बेच दो, कब बेचने, जब 20% रिटर्न देना, तब 10 बेच दो और 10 रख के रखो। और दोस्तों हाँ, आपको एक चलते चलते न्यूज़ में देना भूल गया, कंपनी रिसेंटली जुलाई के अप्रॉक्सीमेटली, जो जो मुथूट फाइनेंस को फॉलो कर रहा है उनको पता होगा, कंपनी ने जुलाई में बोला था कि हम करेंगे स्टॉक को स्प्लिट, कितने रेशो में, 10 के रेशो में स्प्लिट करेंगे। पर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया कि भाई अभी नहीं कर रहे, आने वाले टाइम में करेंगे। दोस्तों अगर भाई स्प्लिट हो गया ना 10 के रेशो में, तो आपको तब कितना ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तब आपको कितना प्रॉफिट देगा वो भी आप देख सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कंपनी बेहतरीन है, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना के। किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए वही मैंने आपको बता दी, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आप मेरी स्टॉक की मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, स्टॉक की मैंने वो लिस्ट बना रखी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपको कब कब कौन कौन सा स्टॉक बाय करना है। ठीक है, तो हर स्टॉक में थोड़ा थोड़ा बाय कर सकता हूँ, हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा बाय करके रख सकता हूँ। तो ये भी उस सेक्टर में से एक है कि भाई इसमें भी थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंपनी बेहतरीन है। तो दोस्तों अगर कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ, सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों को जो मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।